सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम भोला शंकर। मैं एमएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। मतलब मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र होता क्या है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। दुनिया के सभी क्षेत्रों से अलग अलग कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए इस घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासभा संकल्प 217 सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धियों के एक सामान्य मानक के रूप में घोषित किया गया था। यह पहली बार मौलिक मानव अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने की बात करता है और इसका 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यूडीएचआर को व्यापक रूप से 70 से अधिक मानवाधिकार साथियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने और उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए जाना जाता है, जिन्हें आज वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर स्थायी आधार पर लागू किया जाता सभी की प्रस्तावनाओं में इसका संदर्भ है। फिर है प्रस्तावना। जबकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और सम्मान एवं अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है, जबकि मानव अधिकारों की अवहेलना और अवमानना के परिणाम स्वरूप बाबरकृत हुए हैं, जिन्होंने मानव जात की अंतरात्मा को अपमानित किया है और एक ऐसे विश्व का आवागमन जिसमें मानव को अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त होगी और भय और अभाव से मुक्त मिलेगी, आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा के रूप में घोषित किया गया है। फिर पॉइंट है, यद्यपि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के लोगों के चार्ट में मौलिक मानव अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य तथा पुरुषों महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुष्टि की है और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देने का दृढ़ संकल्प किया है। जबकि सदस्य राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और पालन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। चूँकि इस प्रतिज्ञा की पूर्ण प्राप्ति के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सामान्य साझा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं। उन्हें तर्क और विवेक से संपन्न किया गया है और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम कराना चाहिए। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, इस घोषणा में वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार हर व्यक्ति है, बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति। इसके अलावा किसी व्यक्ति के देश या क्षेत्र की राजनीतिक अधिकार क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह स्वतंत्र हो, ट्रस्ट हो, गैर स्वशासित हो या संप्रभुत्व की किसी अन्य सीमा के अंतर्गत हो। अनुच्छेद 3 में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन,
स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में कहा गया किसी को भी गुलामी या दास्तां में नहीं रखा जाएगा। गुलामी और दास व्यापार सभी रूपों में प्रतिबंधित होगा। अनुच्छेद 5 में कहा किसी को भी यातना या कुल अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। इस घोषणा के उल्लंघन में किसी भी भेदभाव और ऐसे भेदभाव को उकसाने के खिलाफ सभी को समान संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 8 में कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 9 में कहा गया किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या निर्वासित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 10 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण तथा अपने विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप के संबंध में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का पूर्ण समान अधिकार है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि दंडनीय अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाने का अधिकार है जब तक कि उसे सार्वजनिक सुनवाई में कानून के अनुसार दोषी साबित न कर दिया जाए, जिसमें उसे अपने बचाव के लिए आवश्यक सभी गारंटी मिल चुकी हो। पॉइंट 2 किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण किसी दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं था, न ही उस दंड से अधिक भारी दंड लगाया जाएगा जो इस समय लागू था जब दंडनीय अपराध किया गया था। अनुच्छेद 12 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति की निजात, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के विरोध प्रत्येक व्यक्ति को कानून के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है। पॉइंट 2 प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश सहित किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश वापस लौटने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने और उनका आनंद लेने का अधिकार है। पॉइंट 2 इस अधिकार का प्रयोग गैर राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत कार्यों से उत्पन्न अभियोजन के मामले में नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। फिर हमारा दूसरा टॉपिक वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल 1990 मतलब सभी के लिए शिक्षा हेतु विश्व घोषणा पत्र 1990। प्रस्तावना 40 साल से भी ज़्यादा पहले दुनिया के देशों ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के जरिए कहा था कि सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। दुनिया भर के देशों द्वारा सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघनीय प्रयासों के बावजूद निम्नलिखित वास्तविकताएं बनी हुई हैं। कम से कम 60 मिलियन लड़कियां सहित 10 मिलियन से अधिक बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच नहीं है।
1960 मिलियन से अधिक वयस्क, जिनमें से 2/3 महिलाएं हैं, निरक्षर हैं, और कार्यात्मक निरक्षर सभी देशों, औद्योगिक और विकासशील में एक महत्वपूर्ण समस्या है। विश्व के 1/3 से अधिक वयस्कों के पास मुद्रित ज्ञान, नए कौशल और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच नहीं है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आकार देने और उनके अनुकूल होने में उनकी मदद कर सकते हैं, तथा 100 मिलियन से अधिक बच्चे और वयस्क बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम पूरा करने में असफल रहते हैं। लाखों लोगों उपस्थित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल नहीं करते हैं। साथ ही दुनिया को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर बढ़ता कार्य का बोझ, आर्थिक ठहराव और गिरावट का खतरा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, देशों के बीच और उनके भीतर बढ़ती आर्थिक असमानताएं, युद्ध, कब्जा, नागरिक संघर्ष, हिंसक अपराध, लाखों बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतें और व्यापक पर्यावरणीय गिरावट, ये समस्याएं बुनियादी शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयासों को बाधित करती हैं। जबकि आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से में बुनियादी शिक्षा की कमी समाजों को ऐसी समस्याओं का मजबूती और उद्देश्य के साथ सामना करने से रोकती है। इन समस्याओं के कारण 1980 के दशक में कई कम विकसित देशों में बुनियादी शिक्षा में बड़ी गिरावट आई है। कुछ अन्य देशों में शिक्षा के विस्तार के लिए आर्थिक विकास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कई लाखों लोग गरीबी में रहते हैं और अशिक्षित या अनपढ़ हैं। कुछ औद्योगिक देशों में भी 1980 के दशक में सरकारी व्यय में कटौती के कारण शिक्षा की स्थिति खराब हुई है। फिर है सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा, बुनियादी शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति। अनुच्छेद 1, हर व्यक्ति, बच्चा, युवा और वयस्क अपनी बुनियादी सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए शैक्षिक अवसरों से लाभ उठाने में सक्षम होगा। इन ज़रूरतों में आवश्यक सीखने के उपकरण जैसे साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, अंकगणित और समस्या समाधान, और बुनियादी सीखने की सामग्री जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण दोनों शामिल हैं, जो मनुष्य को जीवित रहने, अपनी पूरी क्षमता विकसित करने या सम्मान के साथ जीने और करने, विकास में पूरी तरह से भाग लेने, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सूचित निर्णय लेने और सिखाना जारी रखने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 कौशल, मूल्य और बहुत सारे 2 उपकरण शामिल होंगे। दोनों शामिल होंगे जो मनुष्य की जीवन से जीने और अपनी पूरी क्षमता विकसित करने, संपन्न के साथ जीवन जीने तथा समाज में विकासात्मक तरक्की पूरी करने से उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, सूचित निष्कर्ष लेने और सिखाना जारी रखने के लिए आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि किसी भी साझा में व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं और उनके अपने सामूहिक संस्कृत भाषण और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने और उन्हें विकसित करने, दूसरों की शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण प्राप्त करने, अपने से भिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रणालियों के प्रति संयत छोड़ना
होने पर यह सुनिश्चित करने के आमतौर पर स्वीकार मानवाधिक मूल्य और मानवाधिकार बरकरार रहे। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में कहा गया है, शैक्षिक विकास का दूसरा और कोई का महत्वपूर्ण उद्देश्य साझा सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का संचरण और संबंध है। इन्हीं मूल्यों में व्यक्ति और समाज अपनी पहचान और महत्व पाते हैं। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, बुनियादी शिक्षा अपने आप में एक लक्ष्य से कहीं अधिक है। यह जीवन सीखने और मानव विकास की नींव है, जिस पर देश व्यवस्थित रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण के आगे के स्तर और प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। सभी के लिए शिक्षा एक विस्तृत दृष्टिकोण और एक नवीनीकृत प्रतिबद्धता। अनुच्छेद 1 में दृष्टिकोण को आकार देना। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, पहुंच को सार्वजनिक बनाना और समानता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 3 में कहा गया, सीखने पर ध्यान केंद्रित कराना। अनुच्छेद 4 में कहा गया, बुनियादी शिक्षा के संसाधनों और दायरे का विस्तार कराना। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि सीखने के लिए माहौल को बेहतर बनाना। अनुच्छेद 5 में कहा गया है 6 में कहा गया है, साझेदारी को मजबूत बनाना। 7 में कहा गया है कि एक सहायक नीति संदर्भ विकसित कराना। 8 में कहा गया है, संसाधन जुटाना। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुट को मजबूत। निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक में वर्तमान प्रयासों से परे कौन सी विशिष्ट कार्रवाई आवश्यक हो सकती है? नंबर 1, आवश्यकताओं, आंकलन और कार्रवाई की योजना बनाना। सहायक नीति वातावरण विकसित कराना। नंबर 3, बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ तैयार कराना। नंबर 4, प्रबंधकीय, विश्लेषणात्मक और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना। नंबर 5 में सूचना और संचार चैनल जुटाना। नंबर 6 में साझेदारी बनाना और संसाधन जुटाना। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रीय स्तर पर प्राथमिकता वाली कार्रवाई। नंबर 1, सूचना, अनुभव और विशेषज्ञता का आदान प्रदान। नंबर 2, संयुक्त गतिविधियां शुरू करना। नंबर 3, विश्व स्तर पर प्राथमिकता वाली कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सहयोग। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय क्षमता में वृद्धि। नंबर 3, नीतिगत मुद्दों पर परामर्श। धन्यवाद। सर को धन्यवाद देता हूँ।